गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेग नियम, रैट लॉ। तो रैट लॉ अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। तो रैट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अभिक्रिया का वेग, इसका कथन क्या है? अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका स्टेटमेंट हो गया अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया अपना वेग नियम का कथन। तो ये अपन ने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका वही है। अब जैसे अपने पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपने को दे दी। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को वेग नियम को अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो, इसमें अपने पास पॉइंट है अभिकारकों की सांद्रता लेनी है अपने को। तो अभिकारक कौन है अपने पास? ए और बी। तो ये अपने पास अभिकारक है। तो अभिक्रिया का वेग इट मीन्स ROR, ठीक है, समानुपाती है। तो ये प्रोपोर्शनल किसके? अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता अपने को लेनी है तो ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। तो ये हो गई अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? पावर में। तो ये पावर ले ली जैसे अपन ने n1 और n2। तो और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा अपने को। तो ROR बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर हो गई n2। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को बोलते हैं अपन वेग समीकरण। क्या बोलेंगे? वेग समीकरण। तो ये हो गया अपना वेग समीकरण, ठीक है। और ये जो k है, ये k क्या कहलाएगा यहाँ पर? वेग स्थिरांक। स्थिरांक। अब देखो, मैंने ये जो पावर ली है n1 और n2, और यहाँ पर अपना रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? a और b, ठीक है। तो ये पावर आपकी इनके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि n1 a के बराबर और n2 b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि जब अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तब तो अपन कौन से वेग की बात कर रहे होते हैं? औसत वेग की। तो औसत वेग में जो अपने पास टाइम इंटरवल होता है वो 0 से लेकर एक बहुत बड़ा इंटरवल होता है। 0 से लेकर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इतना बड़ा जब टाइम इंटरवल होता है तो इसमें अपन ये मानते हैं कि सभी अभिकारक के जितने भी अणु हैं सब क्या है? सक्रिय, ठीक है। इस सारे के सारे अणु अभिक्रिया में कहीं ना कहीं भाग ले चुके होते हैं। इसलिए अपन क्या मानते हैं कि सारे अणु सक्रिय, इसलिए पावर कहाँ जाएगी? रस समीकरण मिति गुणांक कहाँ जाएगा? पावर में। लेकिन जब अपन काइनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो काइनेटिक्स में बात करते हैं अपन तात्क्षणिक वेग की। तो तात्क्षणिक वेग में सभी अणु सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम t पर अपन अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं। तो
इस पर अपन ये मानते हैं कि सभी अणु सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर सभी अणु सक्रिय हैं तो ये रस समीकरण मिति गुणांक कहाँ जाएगा, पावर में। तो उस वाले केस में n1 की वैल्यू a के बराबर हो गई और n2 की वैल्यू b के बराबर हो गई। लेकिन अगर सभी अणु सक्रिय नहीं है तो फिर ये n1 इज नॉट इक्वल टू a और n2 नॉट इक्वल टू b, ये वाला केस अपने को मिलेगा। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि अणु सक्रिय है कि नहीं है? तो ये सारी वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकली है, जो अपने को दे रखी होगी, किसी ना किसी फॉर्म में अपने को हिंट दिया हुआ होगा। तो ये दिमाग से निकाल देना अपने को केवल इतना ही लेना है कि पावर रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो n1 है, n1 आपका a के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो n1 इज नॉट इक्वल टू a। n2 आपका b के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो n2 इज नॉट इक्वल टू b, ये दोनों केस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n1 प्लस n2 बराबर आपका a प्लस b हो सकता है या n1 प्लस n2 इज नॉट इक्वल टू a प्लस b, ये भी हो सकता है। तो ये जो n1 प्लस n2 है, इस n1 प्लस n2 को अपन ने लिखा यहाँ पर टोटल n। तो ये n क्या हो गया यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि। इसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई कि जो वेग समीकरण है, उस वेग समीकरण में जो सांद्रता वाले जो पद हैं उनके जो घातांक है, उन घातांकों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी उसकी यूनिट, इकाई क्या होगी। तो बात करें वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई। ये अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू अपने पास क्या हो सकती है और जो वेग नियतांक है उसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास समीकरण क्या है, वेग समीकरण ROR बराबर, वेग समीकरण है ROR बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2, ये अपना वेग समीकरण। अब अपने को निकालना है यहाँ पर वेग नियतांक K की इकाई। तो क्या करेंगे, तो देखो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता बटे वे समय। ऊपर तो क्या आती है इसमें, सांद्रता, तो सांद्रता बटे वे समय बराबर, अब आगे क्या है अपने पास के, यहाँ पर ये क्या है सांद्रता, तो सांद्रता की पावर n1 और यहाँ पे भी क्या है अपने पास सांद्रता, तो सांद्रता की पावर n2। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो कि सांद्रता की पावर n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 को अपन ने क्या बोला यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जिसको अपन क्या लिखेंगे n। तो ये अपने को मिला सांद्रता बटे वे समय बराबर के सांद्रता की पावर n। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा, तो ये हो गया अपना k बराबर, इस सांद्रता को इधर लाओगे नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, सांद्रता की पावर -n।
और एक सांद्रता अपने पास यहाँ पर है, तो सांद्रता की पावर कितना होगा 1 माइनस n, और समय को ऊपर लेके जाओगे तो समय इनवर्स। तो ये हो गया अपने पास k बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस n, और समय को ऊपर लेके गए तब समय इनवर्स। ठीक है, अब सांद्रता की इकाई क्या होगी मोल पर लीटर। तो जब सांद्रता की जगह लिखोगे मोल पर लीटर, सांद्रता की जगह क्या लिखा अपन ने मोल पर लीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। इसकी पावर है 1 माइनस n, समय की पावर, समय की यूनिट ली सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो k की यूनिट क्या होगी मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो ये अपने पास वेग नियतांक की इकाई आ गई क्या k बराबर मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। तो यह हो गई अपने पास वेग नियतांक k की इकाई। ठीक है, अब इसके बाद बात करें जो अभिक्रिया की कोटि अपने को दे रखी होगी उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0, 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो अब n की वैल्यू अपन ने पुट करी, n मतलब अभिक्रिया की कोटि n, और अपने को निकालना है k की इकाई। तो देखो कोटि ली अपन ने 0, 1, 2। तो जब अपने पास अभिक्रिया की कोटि 0 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तो n की जगह 0 पुट करो। तो 0 पुट करने पर अपने को मिलेगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। n की जगह जब 0 लिखोगे तो कितना मिला मोल पर लीटर पर सेकंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अपने को याद रखनी है। अभिक्रिया के वेग की इकाई भी क्या है अपने पास मोल पर लीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए n बराबर 1 रखो तो मोल की पावर कितना हो गया 0, 0 का मतलब 1, इनटू लीटर की पावर भी कितना हो गया 0, इट मीन्स 1। तो क्या बचा अपने पास सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या मिलेगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 2 रखो तो क्या मिलेगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है k बराबर मोल और मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। अब अपने को कितने भी कोटि की अभिक्रिया दे दी जाए तो वहां पर n की वैल्यू पुट करो और उसकी यूनिट निकाल लो। अब अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होगा तो ये अपन पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका मान 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आपको 1/2 दिया हुआ हो, ठीक है, तो फिर n की जगह कितना पुट करोगे 1/2। ओके, वैसे बेसिकली कितनी होगी 0, 1 और 2। ठीक, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो अभिक्रिया अपनी इस अभिक्रिया के लिए पर्टिकुलर जो पद हैं ABCD, ठीक है, इन पदों के लिए अपने को निकालना यहाँ पर वेग नियतांकों के मध्य संबंध। पीछे अपना टॉपिक था कि विभिन्न पदों के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग और एक अभिक्रिया का वेग, उनके मध्य संबंध।
अब अपने पास है कि अभिक्रिया का वेग नियतांक और विभिन्न पदों के सापेक्ष वेग नियतांक, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया के वेग नियतांक। तो अभिक्रिया के वेग नियतांक को किससे रिप्रेजेंट किया, के से, और विभिन्न पदों, पद कौन है, ए बी सी डी, तो विभिन्न पदों के सापेक्ष वेग नियतांकों के मध्य संबंध। अभी ये अपने पास 4 पद है इस अभिक्रिया में, तो इन 4 पदों के लिए वेग स्थिरांक माना अपन ने K1, K2, K3 और K4। ठीक है, तो इन वेग स्थिरांक और K के बीच में क्या संबंध है। तो अभिक्रिया क्या है अपने पास, अभिक्रिया है AB2C+D, ये अभिक्रिया। तो देखो पीछे वाला टॉपिक याद करो, जब अपन ने बात करी थी अभिक्रिया के वेग की, तो अभिक्रिया के वेग और विभिन्न पदों के सापेक्ष वेग के बीच में संबंध जब अपन ने निकाला था, तो फाइनली क्या देखा था कि विभिन्न पदों के सापेक्ष जो अभिक्रिया का वेग है उसको अगर रस समीकरण मिति गुणांक से डिवाइड कर दिया जाए तो अपने को क्या मिलेगा, वहां पर मिल जाएगा अपने को अभिक्रिया का वेग। तो अपने को फाइनली क्या करना है कि विभिन्न पदों के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मिति गुणांक से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने पास रिएक्शन इक्वेशन मिलेगी -1/a dA/dt बराबर -1/b dB/dt बराबर +1/c dC/dt बराबर +1/d dD/dt। ये अपने पास समीकरण हो गई। ठीक है, तो ये अभिक्रिया का वेग हो गया, इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। अभिक्रिया के वेग का एक समीकरण तो कौन सा हो गया, अवकल समीकरण, इसको तो बोला अपन ने अवकल समीकरण। ठीक है, और एक समीकरण कौन सा है अभिक्रिया के वेग का, वेग समीकरण। तो ये वेग समीकरण था अपने पास बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर n। तो ये कंप्लीटली अपने पास हो गया अभिक्रिया का वेग, ये वेग अवकल समीकरण, और ये कहलाता अपना वेग समीकरण। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग 2 तरह से अपन निकाल सकते हैं, एक तो अवकल समीकरण से और एक वेग समीकरण से। अब अपना टॉपिक ये है, तो देखो -dA/dt -dA/dt बराबर क्या मिलेगा अपने को, ये A उधर जाके गुणा होगा तो ये हो गया A के कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर n1 B इसकी पावर n, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें -dB/dt बराबर क्या मिलेगा, B के इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार dC/dt बराबर C उधर जाके गुणा होगा तो C के और dD/dt इक्वेशन नंबर 3 प्लस dD/dt बराबर dk ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है,
अब मैंने बोला था विभिन्न पदों के सापेक्ष जो अपना वेग नियतांक है, ए बी नियतांक है, के बी नियतांक है, तो इसको नया नियतांक लिखा अपन ने K1, बी के को नया नियतांक लिखा अपन ने K2, सी के को नया नियतांक लिखा K3 और डी के को नया नियतांक लिखा अपन ने K4। ठीक, तो ये विभिन्न पदों के सापेक्ष वेग नियतांक कितना होगा आपके पास, K1, K2, K3 और K4। इनके बीच में क्या संबंध है वो अपने को यहाँ पर देखना है। तो देखो ए के बराबर अपन ने लिखा यहाँ पर K1, ठीक है, और बी के बराबर लिखा K2, सी के बराबर K3 और डी के बराबर K4। ठीक, अब यहाँ से K बराबर अब मिलेगा अपने को K1 अपॉन A और यहाँ से K बराबर K2 अपॉन B, K बराबर K3 अपॉन C और K बराबर K4 अपॉन 4 D। ठीक है, तो अब इधर वाला पद सबका क्या है, बराबर है, K के बराबर है, तो इधर वाला पद भी क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो रिलेशन क्या मिला अपने को, तो ये रिलेशन मिला K बराबर K1 अपॉन A बराबर K2 अपॉन B बराबर K3 अपॉन C। ये संबंध अपने को यहाँ पर मिल गया। तो देखो बराबर K4 बाई D, तो ये संबंध अपने को मिल गया। तो जब अपन ने अभिक्रिया के वेग की बात करी थी और विभिन्न पदों के सापेक्ष वेग की बात करी थी, तब अपन ने क्या किया था, विभिन्न पदों के सापेक्ष जो वेग आया था उसको उस पर्टिकुलर अभिकारक या उत्पाद का जो रसमीकरण मिति गुणांक था उससे क्या कर दिया था, डिवाइड। तो सेम उसी प्रकार से देखो कि विभिन्न पदों के सापेक्ष जो अपना वेग नियतांक है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक से। ठीक है, तो वो मान अपने पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को ये वेग नियतांकों में संबंध और विभिन्न पदों के आर में संबंध अपने को याद रखना है। दोनों का एक ही तरीका है, किससे डिवाइड करना है, रस समीकरण मिति गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो वेग को प्रभावित करने वाला कारक, तो इसमें पहला कारक लिया अपन ने जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, यह है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारकों की सांद्रता की अगर अपन बात करें कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो इसके लिए अभी अपन ने पढ़ा वेग समीकरण। तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या है, सीधे समानुपाती। मतलब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता।
तो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब होता है अपने पास मोल बटे वे आयतन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अगर सांद्रता बढ़ानी है, अगर मैं मोलों की संख्या बढ़ा दूं अभिकारकों की तो सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं आयतन को घटा दूं, नीचे वाली वैल्यू कम कर दूं, तब भी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। मतलब अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ा सकते हो? या तो अभिकारकों के मोल बढ़ा दो या पात्र का आयतन घटा दो। तो गैसीय अभिक्रिया होगी तब तो क्या करोगे? पात्र का आयतन घटाओगे, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में अभिक्रिया होगी तो क्या करोगे? विलायक का आयतन कम कर दोगे, ठीक है। तो इन दो केस से अपन सांद्रता को बढ़ा सकते हैं और सांद्रता बढ़ने पर आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक। अब अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास है रिएक्शन ROR बराबर K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर है 0। ये अभिक्रिया मेरे को दी हुई, ठीक है। अब इसमें सांद्रता में परिवर्तन करो। अगर मैं अभिकारकों की सांद्रता 2 गुणी कर दूं, अभिकारकों की सांद्रता कितनी कर दूं? 2 गुणी। तो 2 गुणी करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो ROR बराबर K 2R की पावर 0। फिर प्रारंभिक वेग अपने पास ये है, तो 2 गुणी करने पर वेग कितना हो गया? ये बराबर क्या मिलेगा? ये मिलेगा, 2 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर 0। तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1। तो ये बराबर हो गया के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर 0, ठीक है। तो देखो प्रारंभिक वेग अपना ये था और अभिकारकों की सांद्रता 2 गुणी करने पर भी वेग अपना वही आ रहा है। तो इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता 2 गुणी करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम इसको वैसे भी समझ सकते हो कि भाई सांद्रता की पावर कितनी है? 0। किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मान कितना आएगा? 1। तो ROR बराबर क्या हो गया? K। मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है? नियत है। इसका मतलब तुम कोई भी परिवर्तन करो, चाहे सांद्रता बढ़ाओ चाहे सांद्रता घटाओ, चाहे आयतन बढ़ाओ चाहे आयतन घटाओ, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो ये कब पॉसिबल है? जब पावर कितनी हो? 0। तो पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? 0। तो नॉट क्या हो गया अपना? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन में उल्टा पूछ सकता है, ये अपने को दे दिया कि प्रभावित नहीं हो रहा तो पावर कितनी होगी? तो पावर क्या होगी? 0। दोनों तरफ से अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समीकरण दे दी और सांद्रता में परिवर्तन दे दिया तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ेगा, ठीक है। एक अपने को दे सकता है कि भाई इतना गुना बढ़ रहा है तो पावर कितनी होगी। तो दोनों तरफ ही अपने को ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे? यदि या शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर
सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो पावर कितनी होगी? 0। ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है अपना ROR बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। ठीक है, अब अपने को कहा जाए कि अभिकारकों की सांद्रता अपन ने कर दी 2 गुणी। कितनी कर दी? 2 गुणी। तो बताओ वेग कितने गुना बढ़ेगा? तो वेग कितने गुना बढ़ेगा यहाँ पर? तो ये मिलेगा अपने को ROR बराबर के 2R, डबल कर दी तो 2R की पावर 1, इट मीन्स 2 की पावर 1 के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपना प्रारंभिक वेग है। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का कितना हो गया? 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 गुना। तो 2 गुना करने पर कितने गुना? 2 गुना। अगर मैं 3 गुना कर दूं, सांद्रता कितनी कर दूं? 3 गुना, तो बाहर कितना निकलेगा? 3 की पावर 1। तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा? 3 गुना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को दे दे कि सांद्रता 5 गुनी कर दी जाए और वेग 5 गुना बढ़ रहा है, तो बताओ पावर कितनी होगी? तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी अपनी? 1। ठीक है, यह अपने को कहा जाए कि जो आयतन है, यह आयतन कर दिया अपन ने 2 गुना, 2V। आयतन कितना कर दिया? 2 गुना। तो आयतन 2 गुना का मतलब कितना हो गया? तो आयतन जब 2 गुना करोगे N/V, सांद्रता क्या होती है? N/V, और V कर दिया तुमने 2V, तो सांद्रता कितनी हो गई? आधी हो गई। तो आयतन 2 गुना का मतलब सांद्रता हो गई अपने पास आधी। सांद्रता कितनी हो गई? आधी हो गई। तो सांद्रता अगर आधी करोगे, यहाँ पर जैसे मैं 1/2 लिखूं तो उसकी पावर 1 बाहर निकलेगा, तो बताओ ROR कितना हो जाएगा? तो ROR बराबर कितना होगा? बाहर कितना निकलेगा? 1/2 की पावर 1, तो ये बाहर निकलेगा। तो ROR कितना हो गया? अभिक्रिया का वेग भी कितना हो गया? आधा। तो अगर मैं आयतन आधा करूं तो वेग भी कितना हो गया? अगर मैं आयतन 2 गुना करता हूं, इट मीन्स सांद्रता आधी करता हूं, तो वेग कितना हो गया? आधा। अगर मैं इसको यूं लिखूं कि आयतन में आधा कर दूं तो सांद्रता कितनी होगी? 2 गुनी, तो वेग भी कितना होगा? 2 गुना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मेरे को दे दिया ROR बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 2। ये वेग समीकरण अपने को दिया हुआ है। अब इसने पूछा कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ R, ये मैंने कर दी 3 गुना या 2 गुना कर दी। तो 2 गुना मैंने जब करी तो वेग कितना गुना बढ़ेगा? तो ROR बराबर के 2R इसकी पावर 2, बाहर कितना निकलेगा? 2 की पावर 2 के कंसंट्रेशन ऑफ R। तो ये प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग का कितना गुना हो गया? 2 की पावर 2, मतलब 4 गुना। मतलब 2 गुना करने पर कितना हो रहा है? 4 गुना। अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3 गुना कर दी मैंने, तो बताओ वेग कितने गुना बढ़ेगा? तो कितने गुना बढ़ेगा? अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो बाहर कितना निकलेगा? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 9 गुना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसा अपने को अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर ROR बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर है N1, कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर है N2।
अब अपने को ज्ञात करनी है अभिक्रिया की कोटि, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब हिंट दे रखा है कि एक ही सांद्रता दो गुणी करी और वेग पर प्रभाव क्या पड़ा, अप्रभावित। वेग क्या रहा, अप्रभावित। बी की सांद्रता 4 गुणी करी, बी की सांद्रता कितने गुणा करे, 4 गुना। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ा, वेग हो गया यहां पर 2 गुना। तो अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि n1 का मान कितना होगा और n2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो अपने को सीधा पता चल रहा है कि 2 गुणा करने पर अभिक्रिया का वेग कितना है, अप्रभावित। मतलब वह कौन से कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अपन सांद्रता कितनी भी बढ़ा दें या कितनी भी घटा दें, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो अभिक्रिया मिलेगी अपने को शून्य कोटि की। तो इसका मतलब n1 का मान तो आपका कितना होगा, 0। अब बात है n2 की। तो देखो यहाँ पर कितने गुना बढ़ा रहे हैं सांद्रता, 4 गुना, और वेग कितना मिल रहा है, 2 गुना। तो बताओ पावर कितनी होगी। तो देखो ROR बराबर जैसे अपने पास है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर हाफ, ठीक है। अब अगर मैं 4 गुना बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4R पावर हाफ। बाहर निकालोगे तो 4 की पावर हाफ या √4 के कंसंट्रेशन ऑफ R इसकी पावर हाफ। तो ये अपना प्रारंभिक वेग था, और अभिकारकों की सांद्रता 4 गुणा करने पर वेग कितना हो गया, ये। अब ये तो प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग का कितना गुणा, √4 गुणा। तो बाहर कितना निकला, 2। √4 का मतलब 2। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, 2 गुणा, ठीक है। तो इसका मतलब पावर कितना होना चाहिए, हाफ। मतलब इसका √ लेने पर कितना आएगा, 2। तो पावर कितनी होगी, हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n2 का मान अपने पास होगा यहाँ पर हाफ, आधा, ठीक है। तो वेग समीकरण क्या होगा, तो वेग समीकरण हो गया अपने पास ROR बराबर के a की पावर 0 b की पावर हाफ, ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि बतानी है, तो n बराबर 0 प्लस आधा, 0 प्लस आधा बराबर कितना आया, आधा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई, आधी, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है।